आप केंद्र सरकार को गिराने का आपने पूरा प्लान कर लिया है। मेरठ से सेना की टुकड़ी फौज कूच कर रही थी और बीच में उसे रोका गया, वरना वो रायसीना हिल पर पहुंचने ही वाली। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? हमारे यहाँ सेंट्रल फंड से पैसा जाता है, स्टेट का बहुत कम लगता है, स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है। कश्मीरी अफवाहों के अंदर विश्वास करता है और अफवाह फैलाने के अंदर आगे बढ़ता है। इसीलिए कश्मीरी घरों में चारों तरफ खिड़कियां होती हैं। देश का सवाल है तो देश के लिए तो हम लोग मर मिटते हैं, यहाँ तो काम की बात है। मुझे इस मामले के अंदर थोड़ी सी घूस ली गई, मामला ठप, इंक्वायरी शुरू, 5 साल तक कुछ नहीं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हैं, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया। मुझे लगता है कि 3 या 4 बार इसके पहले भी मैं आपका साक्षात्कार कर चुका हूँ। बिल्कुल। और मैं अपने आप को इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। बेसिकली मैं डिफेंस जर्नलिस्ट हूँ और पॉलिटिकल पत्रकार तो ही हूँ, जर्नलिस्ट ही हूँ। तो दोनों बातें हमारे जहन में बराबर कुलबुलाने लगती हैं। और आप पहले तो फौजी हैं और बाद में पॉलिटिशियन हैं, तो शुरुआत में फौज से करूं या पॉलिटिक्स से? जहां से आप शुरू करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फौज से बाद में करेंगे, पहले पॉलिटिक्स से ही करते हैं। अभी जो ताजा सवाल है, अभी हालांकि बहुत ताजा तो नहीं है, इलेक्शन लोकसभा के खत्म हुए कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी भी सवाल गाजियाबाद लोकसभा के लोगों के मन में है, जो आपके चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग, कि आपका टिकट क्यों कटा? देखिए, इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है। कारण उसका ये है, इस प्रक्रिया के अंदर अलग अलग पायदान होते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हमारा काम है कि आपने पार्टी के लिए क्या काम किया, क्या आपको जिम्मेवारी दी गई, आपने कैसे उसको निभाया, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों के लिए क्या काम किया। क्या आप 5 साल तक सोते रहे, 5 साल तक समय इधर उधर व्यतीत करते रहे, या आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते रहे? तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो मुझे तो कोई कमी दिखाई नहीं देती। और ये सवाल मैंने एक उच्च पदाधिकारी से भी पूछा कि क्या मेरे काम के अंदर कोई कमी थी, उनका नहीं, लेकिन बोले किसी और को मौका दीजिए। मेरे को कोई बात नहीं, पर ये बात आप मुझे पहले बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल सही बात है। इन मौके पर मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि 10 साल हो गए हैं आपको, तो या तो आपने 10 साल तक निकम्मापन किया हो या 5 साल निकम्मापन किया हो। अगर नहीं किया है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बदलना है, आप पहले 10 साल का क्राइटेरिया बनाए होते। कुछ भी, जो भी है, बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल के बाद भी हैं, मिनिस्टर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जो है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जवाब जो इस चीज का चुनाव करने वाले हैं कि किसको मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या जातिगत आंकड़ा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पार्टी को कहां से फायदा होगा, कहां से नुकसान होगा, ये एक पार्टी तय करती है। पार्टी का केंद्रीय संगठन, प्रदेश का केंद्र। इससे मतलब आपको कोई हिंट भी नहीं मिला था पहले? कोई। आप चुनाव प्रचार में लगे हुए थे? बिल्कुल। ये चुनाव प्रचार में तो नॉर्मल जो मेरा चलता था, जी हाँ, जो जनसंपर्क वो चला रहा था, उसमें मेरा तो जनसंपर्क 365 दिन हर साल चलता है। तो उसमें कोई, आप तो बहुत सक्रिय रहते हैं। और आप, मुझे याद है कि आपने जब भी विदेश में संकट आया तो आप सबसे आगे थे। देखिए, पार्टी ने एक कार्य दिया, उस
एक फौजी होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी कि उस कार्य को अच्छी तरह से किया जाए। और देश का सवाल था, तो देश के लिए तो हम लोग मर मिटते हैं, यहाँ तो काम की बात है। अभी जनरल साहब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है जनरल साहब की आप वोट लेने के लिए आप विखंडन की बातें करने से भी गुरेज नहीं करते ये लोग। दिक्कत वही है, देखिए और कश्मीर की एक समस्या है, और ये मैं कहूंगा कि एक उनके नेचर के अंदर है, आम उसके अंदर एक बड़ी पुरानी किताब है द वेल ऑफ कश्मीर जी। आज से करीब अब हो गए होंगे उसको 140-150 साल उस किताब को लिखे हुए, और उसके लेखक थे लॉरेंस करके, जो कि अंग्रेज थे और पॉलिटिकल कमिश्नर कम कलेक्टर महाराजा के टाइम थे, महाराजा हरि सिंह घाटी के अंदर। तो उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें पूरा कश्मीर का फ्लोरा फौना आदमी सब, और खासियत यह है कि उन्होंने जो कुछ लिखा वो आज भी वैसा का वैसा हूबहू दिखाई देता है। अगर उन्होंने कहा कि फला जगह से अगर आप पीर पंजाल को देखोगे तो ये रंग आपको जैसे जैसे दिन बदलता जाएगा ये देखिएगा, आज भी वैसा ही है। तो उन्होंने एक वहां के लोगों के बारे में लिखा कि कश्मीरी अफवाहों के अंदर विश्वास करता है और अफवाह फैलाने के अंदर आगे रहता है। उन्होंने उसका एक वो दिया कि शायद उन्होंने मजाक में बोला, इसीलिए कश्मीरी घरों में चारों तरफ खिड़कियां होती हैं। अच्छा, ठीक है। ये उनका वो उन्होंने लिखा हुआ उसको, खिड़कियां इसलिए होती है ताकि हवा चारों तरफ से आ सके, लेकिन वो अंग्रेज थे जो उन्होंने सोचा उन्होंने लिखा। तो अफवाह की बात बिल्कुल सही है। आप अफवाह फैला दें जी एक बड़े शिया नेता की मृत्यु कर दी है, मृत्यु हो गई है, जो गांव के अंदर आदमी उसको नहीं पता कौन है, उसको नहीं पता नसरुल्लाह कौन है जी। अरे बड़ा नेता मर गया, वो सोच रहा है कि कश्मीर के अंदर कोई नेता मर गया। नहीं, तो ये इस चीज का इस्तेमाल किया गया, अफवाहें फैलाना, अफवाह लोग मान जाते हैं एकदम से, और उससे जो असलियत है वो दब जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहमियत थी एक समय पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं बहुत सोच समझ कर ये बोल रहा हूं, ज्यादा अलगाववाद की तरफ नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। धीरे धीरे, लेकिन फिर वो होता है कि अच्छा इलेक्शन के अंदर हम ये बोल देंगे तो फायदा हो जाएगा। धीरे धीरे जो है वो वही भाषा बोलने लगे जिससे उनको लगा कि उनको वोट आएगा, उनको सियासी और चुनावी फायदा होगा। नहीं तो अगर वो अपना जो उनका एक स्वरूप था उसके ऊपर रहते, मेरा मानना उनको अब फायदा होता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनरल साहब की वोट की राजनीति के लिए पार्टियां किस तरीके से अपना जो उनका मूल होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो शुरुआत जिस तरह से करते हैं, वो जिस सिद्धांत को लेकर चलते हैं, वो धीरे धीरे शायद सिद्धांत वो डाइल्यूट होने लगता है, जो है फिर वो सिद्धांत भी डाइल्यूट होता है संजय जी, और जिस तरह की बातें की जाती हैं सुनकर हंसी आती है। मैंने तो सुना है कि हरियाणा के अंदर अब जलेबी की फैक्ट्रियां लगेंगी, जलेबियां पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होंगी, लाखों करोड़ों लोगों को उन फैक्ट्रियों के अंदर फायदा मिलेगा। आदमी सोचता भाई आप बोल क्या गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से आलू से सोना बनाया जा रहा था। हाँ, हम कहाँ हैं, ये एक बहुत गंभीर चीज है कि हाँ जी हम इतने पैसे दे देंगे। अरे भाई कहां से लाओगे पैसे? अरे आपने कोई भी देश, अगर आप उसके हाथ में बैसाखी दे देंगे वो चल नहीं सकता, आपको उसे सक्षम बनाना पड़ेगा।
उसको अगर उसका पैर नहीं है तो उसको कृत्रिम अंग देने पड़ेंगे, उसको ब्लेड रनर बनाना पड़ेगा, ना कि उसको बैसाखी दे दें और कहें बैठ जाओ। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए जिस तरह से पार्टियां फ्री मुफ्त में देने का ऐलान कर रही हैं, चाहे वो काइंड के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे बिजली का बिल के रूप में हो, ये एक दिन इस देश के लिए बड़ा घातक होगा, देश को खोखला करेगा। हो रहा है। और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे बताइए, आप पंजाब के अंदर क्या घातक नहीं है? जी बिजली बिल्कुल फ्री है। कोई भी चीज अगर आपको मुफ्त मिलती है उसकी कीमत नहीं होती, आप उसकी अहमियत को नहीं पहचानते, और जब तक आप अहमियत को नहीं पहचानेंगे आप कैसे देश के विकास में भागीदार होंगे। हम फिर थोड़ा सा 3-4 महीने पहले वापस लौटते हैं। इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, भले ही बीच में गैप लंबा हो गया है। हम इस सवाल पर आते हैं कि 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था, लेकिन इतना कम हो जाएगा, इतनी कम सीटें आएंगी, क्या आपको भी इसका कोई आशंका आपको थी? देखिए, एक लक्ष्य के पार बोलने का प्रचलन 2014 से शुरू हुआ था। 272 पार, 272, ठीक है, हमको मेजोरिटी मिलनी चाहिए। अगले उसके अंदर 300 पार, हमको अच्छी मेजोरिटी मिलनी चाहिए। अब की बार एक लक्ष्य रखा गया 400 पार होना चाहिए, और नारा बहुत बढ़िया था, लेकिन आज ये मेरा खुद का एक आकलन है, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया था, जो उसका प्रभाव था 2013-14 में, आज उससे ज्यादा प्रभाव विपक्ष की पार्टियों का है, उनके सोशल मीडिया का है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से सीखा और उसको एक दूसरे शिखर पर ले गए, आगे निकल गए। तो उन्होंने देखा भाई 400 पार, ये तो लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाएगा, हम तो कहीं नहीं रहेंगे। तो उन्होंने उसके अंदर चुपचाप से डाल दिया कि भाई ये तो संविधान बदली करेंगे, इसीलिए 400 तुम्हारा इसीलिए बोल रहे हैं, तुम्हारा इलेक्शन चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा ना कश्मीर के बारे में, हमारे यहाँ भी अफवाहों पर बहुत विश्वास रखते हैं। और मैंने इलेक्शन के दिनों में भ्रमण किया उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में। मैंने देखा कि इसका काट नहीं था, जो एक नैरेटिव जो बना हुआ काट नहीं है कि ये आरक्षण खत्म करने के लिए इनको 400 पार चाहिए। आप मुझे भी, आपको 400 पार क्यों चाहिए? कोई जवाब नहीं है उसका। तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, वो क्यों चाहिए? तो ये जो चीज है लक्ष्य के लिए बहुत अच्छी थी, लोगों के अंदर मोटिव। अगर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं चांद पे पहुंच जाऊं, तो आप छत पे भी नहीं पहुंच सकते। जी, जिस दिन आप सोचते हो कि मैं कूद के चांद पे पहुंच जाऊंगा, उस दिन आप छत के ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये लक्ष्य बड़ा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसको फिर कैसे जमीन के ऊपर बोला जाएगा, क्या उसके अंदर चीजें डाली जाएंगी, कैसे उसको आगे ले जाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसको ठीक तरीके से शायद हम कर नहीं पाए, और इसलिए विपक्ष ने उसका फायदा उठा लिया। अब लोगों के दिमाग में घुस गया, नहीं जी ये तो हमारा आरक्षण चला जाएगा। आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा बन गया, और इनका सोशल मीडिया काट नहीं कर पाया, कार्यकर्ता भी नहीं कुछ कर पाए। तो देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा कि जो प्रभाव हमारा 2013-14 में था सोशल मीडिया का, विपक्ष का सोशल मीडिया हमसे आगे निकल गया है। आप कर्नाटक का इलेक्शन लीजिए, कर्नाटक के विधानसभा इलेक्शन के अंदर जो हमारी जो सरकार थी, उसके ऊपर एक आरोप लगा कि 40% की सरकार है, और ये किस में चला? ये यूट्यूबर्स ने चलाया। बाहर कुछ नहीं आया, यूट्यूबर्स ने चलाया, अंदर नीचे चलता गया, और वो स्थिति आ गई
कि जब तक आप उससे सचेत हुए, लोग वो कहने लगे 40% की सरकार है, हम मान के चलते 40% की सरकार है। मुझे याद है मैं बेंगलोर के अंदर गया था और एक पत्रकार ने मुझसे कहा जी 40% की सरकार के बारे में आप क्या हो? मैंने कहा 40% किसने बोला आपको? मैंने कहा मैं आपको गिना सकता हूं कि विपक्ष की पार्टियां जब भी कर्नाटक की आई हैं उनकी कितने % की सरकार थी। बोले नहीं जी सब लोग बोल रहे हैं। अब ये जो सब लोग जो बोल रहे हैं और एक उससे जो बवंडर बन के निकला वो खा गया हमको। तो ये मेरा मानना है कि जो भी सोशल मीडिया को देखते हैं उनको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव आज खत्म होने जा रहा है। इसके नतीजे क्या, जो इसके बाद के 2 चुनाव होने जा रहे हैं झारखंड में और एक और स्टेट महाराष्ट्र में, और फिर उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन है 10 सीटों पर, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर ये इस पर निर्भर है कि रिजल्ट कैसे आते हैं। जी। अगर जनता आपके साथ है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आगे उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो ये एक नैरेटिव दूसरे प्रदेशों के अंदर बैठ जाएगा और बात सारी नैरेटिव की है। सही बात, सारी नैरेटिव की बात। अगर ये नैरेटिव बैठ गया कि भाई ये तो खराब हो रहा है, इनके ऊपर से विश्वास हट गया लोगों का, तो वो लोगों के अंदर बैठ जाती है। अगर है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये देखो वहां जीत कर आए हैं, तो नैरेटिव बदल जाता है। जनरल साहब, हम लौटते हैं आपके फौजी दिनों को याद करते हैं। आप बहुत ही चर्चित जनरल रहे हैं अपने कार्यकाल में। आपने बहुत अच्छे कार्य किए, भारतीय सेना को ऊंचाई पर ले गए, मॉडर्नाइजेशन प्लान अपने समय में आपने आगे बढ़ाया। लेकिन एक जो सवाल है जो शाश्वत है, और मुझे लगता है कि जब भी इंटरव्यू लिया जाएगा आपका तो वो सवाल जरूर पूछा जाएगा। वह सवाल यह है कि यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शासन कर रही थी। अभी मैं नहीं बताऊंगा उनके पीछे कौन, वो सबको पता है। आप आर्मी चीफ थे। एक बड़े अखबार ने दिल्ली के ये खबर छापी फ्रंट पेज पर कि आपने मेरठ से एक कू किया है इस सरकार को अपदस्थ करने का। आप केंद्र सरकार को गिराने का आपने पूरा प्लान कर लिया है। मेरठ से सेना की टुकड़ी फौज कूच कर रही थी और बीच में उसे रोका गया, वरना वो रायसीना हिल पर पहुंचने ही वाली थी। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? मैं 2-3 चीज पहले साफ करता हूं, उसके बाद जो आपने पूछा उसके ऊपर आता हूं। पहली चीज, भारत की सेना में जो भी आता है वो संविधान की शपथ लेता है और देश की रक्षा की शपथ लेता है। वो कहता है कि चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। ऐसी सेना कभी इस चीज के बारे में नहीं सोच सकती जो कि एक पत्रकार ने बताने की, चाहे वो प्रत्यक्ष लिखा या उसने अप्रत्यक्ष रूप से कहने की कोशिश की, एक कू के बारे में। हमारी सेना, और तीनों सेनाओं की मैं बात कर रहा हूं, हमारी सेनाएं देश के लिए समर्पित हैं। हमें ये नहीं, इस चीज का वो नहीं है कि किस पार्टी की सरकार है, देश हमारा है। सरकार आएंगी चली जाएंगी, चलाएंगी, अलग अलग सरकारें आई हैं जब से हम आजाद हुए, अलग अलग समय पर युद्ध भी हुए, और भारतीय सेना का हर सैनिक
हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए खड़ा हुआ है। वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे देश की इज्जत पर कोई भी छींटा आए। बाल्टी की बात तो दूर दूर की है, छींटा भी नहीं आएगा। ये हमारे जो पत्रकार थे, बाद में उनका एक नया नामकरण भी हो गया, उनको लोग वो कूपता बोलने लगे क्योंकि उन्होंने कू की बात की। तो कुट्टी नायर जी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मनमोहन सिंह जी के, वो भी पंजाब काडर के थे जी। अब क्या उन दोनों के बीच में बात हुई मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक अनुमान है। यानी कि ये जो खबर प्लांट की गई वो प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका सीधा रिलेशन है लगता, क्योंकि बाकी कहीं से होने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरह से की गई कि एक व्यक्ति को आप लोगों की निगाहों में गिराने की कोशिश करें कि भाई ये तो गलत है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, रक्षा मंत्री जी ने ये बात नहीं मानी, उनका ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको विश्वास था कि भारतीय सेनाएं कभी ऐसा नहीं कर सकती। और दिल्ली के अंदर भारतीय सेनाओं को लाने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ट्रुप्स थे उस टाइम। अगर किसी का दिमाग खराब होता, ठीक है, तो वैसे ही थे, यहाँ पे और लाने की क्या जरूरत थी। वो जो हरकत थी उसका कोई एम था, वो एम शायद कुछ सालों के बाद मैं बोल सकता हूं, कुछ एम था, किसी चीज की तैयारी थी जिसमें इनको बाहर जाने के लिए जरूरी था, उनको हिंडन नहीं ले जा सकता था, सबसे नजदीक दिल्ली था, इसलिए दिल्ली उनको बुलाया गया ताकि उनके टाइमिंग्स चेक हो जाएं। देखिए कई बार क्या होता है, आप कहें कि कल एक सेना की टुकड़ी जो है वो लेबनान जाएगी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल, आज आप हुक्म पास करोगे तो भाई 2 घंटे में चले जाओ, 2 घंटे में नहीं जा सकते हो, नहीं संभव। एक प्रक्रिया है, आपको एम्यूनिशन लेना है, आपको मिसाइल लेनी है, आपको अलग अलग जगह से सामान इकट्ठा करना है, कुछ समय लगता है। अगर सर्दी का मौसम है, कोहरा हो रखा है, एक जगह पर आप निकालना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहता है, समय लगता है। वो कोहरे का टाइम था, ये मुझे याद है, जाड़े का दिन था। टाइमिंग की जरूरत थी कि कल अगर हमको हुक्म मिल जाए तो हमको वैसे नहीं करना है जैसे इससे पहले एक बार जब हम बाहर गए थे और देरी लगी थी, वो देरी ना हो। अब ये वो एक एक्सरसाइज था और एक्सरसाइज होती रहती है। कोई एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि सेना एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो वो वहां पे कुछ होने वाला नहीं। और एक लेमैन भी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं भी उस समय डिफेंस जर्नलिज्म कर रहा था एक अखबार के लिए, एक सामान्य व्यक्ति भी उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या एक टुकड़ी, एक प्लाटून, जो भी व्हाटएवर, क्या दिल्ली जैसी जगह पे जहां पर इतनी सारे फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सब कुछ है, स्टेट की अपनी जो फोर्स होती है, क्या उसका मुकाबला कर पाएगी, जबकि आपके पास एयरफोर्स भी है, सब कुछ है। वही मैं कह रहा हूं कि जिसको कहना चाहिए कि एक हास्यास्पद चीज थी, एक लोगों के दिमाग में एक गलत नैरेटिव डालने की कोशिश की गई और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किस तरीके से उस समय के सेनाध्यक्ष को बदनाम किया जाए। मुझे लगता है कि या उस समय पत्रकार बिरादरी में की चर्चा ये भी चलती थी कि कोई गुट है आर्मी में जो कि आपको डैमेज करना चाहता है। नहीं, डैमेज तो बहुत लोग करना चाहते थे, पता नहीं कौन करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस स्टोरी का और कई और चीजों का लक्ष्य था। किसी चीज का क्रियान्वयन होना था, किसी को कहीं पर आसीन कराना था, तो सारा का सारा ये व्यू रचा गया कि किसी तरीके से इनको बदनाम किया जाए और आगे किया जाए। अभी कल
एयर चीफ मार्शल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के पूर्व जो, तो मैंने उनके बयान को देखा, तमाम सवालों के जवाब दिए थे उन्होंने। और मैं 15 या 20 सालों से मैं डिफेंस जर्नलिज्म में कर रहा हूँ और अभी भी उसके काफी करीब हूँ। दो चीजें शाश्वत चली आ रही हैं, दो चिंताएं। हालांकि ये सवाल एयरफोर्स का है, लेकिन चूंकि आप भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, एक ये कि एलओसी पर या एलएसी की बात मैं कर रहा हूं, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। दूसरा, हमारे पास लड़ाकू विमानों की कमी है। ये करीब 20 सालों से, यानी 2 दशकों से मैं सुनता आ रहा हूं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में? देखिए, दो चीजें। ये सच है कि पिछले 20 साल से जो आप सुनते आ रहे हैं, 20 साल से चीन धीरे धीरे एलएसी के नजदीक तिब्बत के अंदर अपने बेसिस को बड़ा करता जा रहा है, नए बना रहा है, दूसरे कर रहा है, और वो इस सोच के साथ कि उसको कहीं अगर मौका मिल जाए तो जल्दी से इंटरवीन कर सके। हमारी सेना भी कर रही, हम उसके बारे में बोलते नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी सरहद पर अगर कुछ होता तो हम पहुंच सके। नहीं, जिस स्पीड से मैं बता उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। देखिए, तिब्बत के अंदर की स्थिति और हमारी तरफ की स्थिति में फर्क है, दो फर्क है। पहला, वहां पर पठार है। हमारी तरह जो हिमालय की जो एक स्थिति है वो उनकी तरफ नहीं है। हमारी तरफ मिट्टी और चट्टान का पहाड़ है। हमारी तरफ थोड़ा सा भी अगर पानी आता है या थोड़ा सा भी हम पहाड़ को काटते हैं, वो पहाड़ गिरने लगता है। उनकी तरफ फ्रोजन है, पूरा का पूरा जमा हुआ है। वो अगर एक डोजर लेकर उसको चला दें और पत्थर हटा दें, सड़क बन गई, तारकोल की भी जरूरत नहीं है। प्लेन है वहां, थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना बड़ा, उतना, हाँ, उतना नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरा पहाड़ काटना पड़ता है। तो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में आसानी है, हमारी तरफ बनने में मुश्किल है। दूसरी चीज, उनका जो फंडिंग है पूरे तिब्बत के लिए, और वो उन्होंने ल्हासा के अंदर पहले मॉडल देखा था, जितने उनके हमारे जिस तरह स्टेट्स हैं वैसे उनके इक्विवेलेंट जो है, हर उसको इलाका दे रखा है। यहाँ पैसा आपका लगेगा, यहाँ आपका लगेगा, यहाँ आपका लगेगा। हमारे यहाँ सेंट्रल फंड से पैसा जाता है, स्टेट का बहुत कम लगता है। स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है। ये तो रिसोर्सेज जो है 2015-16 से ज्यादा मिलने लगे। वैसा सिस्टम हम क्यों नहीं बनाते? नहीं आएगा। देखिए, अगर चाइना से मुकाबला करना है तो हमें तो ये करना होगा। आप सरकार में 10 साल तक मंत्री रहे, आपने तो देखा होगा कि सिस्टम को, नहीं, देखिए, सिस्टम को बदलने में थोड़ा समय लगता है। हर स्टेट के पास आज जो सेंट्रल रिसोर्सेस से पैसा जाता है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले नहीं था। पहले उसको 40% के करीब मिलता था, अब उसको 60% के करीब मिलता है। उसके पास पैसा आता है, और इसका लक्ष्य क्या है कि आप स्टेट्स के अंदर अच्छाई ला सकें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दूसरी फैसिलिटीज हो, उसके ऊपर स्टेट पैसा खर्च करे कि उसको एक्स्ट्रा जो सेंट्रल किटी से पैसा आ रहा है। चीन के अंदर उनको परवाह नहीं है। उनको परवाह नहीं है कि तिब्बतन क्या कर रहा है, उसका भला हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक जो है जनतांत्रिक सरकार नहीं है। तो वो अगर कुछ करना चाहेगा तो देश का पूरा रिसोर्स वहां पे लग जाएगा। उसको और पिछले 20-25 साल के अंदर जिस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी, चाइना में फैक्ट्री लगा दी।
चीन ने उनको थोड़ी सुविधा दी, अब वर्क फोर्स वहां का उनको नौकरी मिल रही है, चाहे उनको कोई लेबर लॉ नहीं है, चीज सस्ती प्रोड्यूस होती है। तो जो डेमोक्रेसीज हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां वहां पर भेजी हैं, उनको तो फायदा होता है ना वहां पे व्यापारी को, और वो व्यापारी को जो फायदा होता है वो सस्ते में सामान आता है, वो उसका फायदा उठाते हैं। तो उसका मुकाबला एक अलग व्यवस्था है। लेकिन ये मानकर चलिए कि 2014 के बाद जी बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि हमारी बॉर्डर की कनेक्टिविटी, हमारे फोर्सेस की क्षमता, हमारा साजो सामान, जो भी चीज चाहिए उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। यानी कि चाइना से मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो संसाधन बढ़े हैं वो संतोषजनक है। बढ़ रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं, संतोषजनक भी हैं और भी बढ़ रहे हैं। देखिए, चीन से मुकाबला करने के लिए हमने 62 के अंदर बोल्ट एक्शन राइफल से मुकाबला किया था उनके ऑटोमेटिक हथियारों के खिलाफ। हाँ, लेकिन जहां पर हम लड़े, चीन को पता चल गया। जहां पे हमारा उस समय की समस्या थी नेतृत्व की, राष्ट्रीय नेतृत्व की भी, और जिस तरीके से उसका प्रभाव आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर था, अब बहुत चीजें सुधर गई। 1962 वार की बात आपने की, मुझे याद आया कि यह बात कही जाती है कि अगर उस समय की सरकार ने एयरफोर्स को परमिट किया होता, बिल्कुल ठीक बात, तो शायद वो बात वार अलग हम होती, जीत सकते थे। बात अलग होती है, बहुत फर्क पड़ता है। जनरल साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है ये, आपने जब आप जनरल थे, आप आर्मी चीफ थे, उस समय भारत की सेना जिस मुकाम पर थी, जो वहां प्लान चल रहे थे मॉडर्नाइजेशन के, और आज उसमें कितना फर्क आया है? और हमारे पास जो मेन बैटल टैंक की जो कमी थी, क्या वो पूरी हो चुकी है? देखिए, रिटायरमेंट के बाद अच्छा ये होता है कि आपके बाद क्या हो रहा है उसकी बारीकियों में ना जाएं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और मैं, मेरे ख्याल से हर सेनाध्यक्ष यही, आपने काम किया, आपने एक दिशा रखी, और मुझे विश्वास है कि वो दिशा ठीक तरीके से आगे चल रही है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। हमारे उस टाइम की सरकार फैसला नहीं ले पाई बुलेट प्रूफ वेस्ट का, कई कारण होते हैं। अब एक बुलेट प्रूफ वेस्ट की फर्ज कर लीजिए 100 रुपए कीमत है, ज्यादा है लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और आपने कई लाख खरीदनी है, बड़ा बजट हो गया। उसके साथ आपने कुछ और खरीदना, और बड़ा बजट हो गया। अब हो सकता है कि आपके प्रायोरिटीज के अंदर इतना बड़ा बजट संभव ना हो, या एक हमारे यहाँ एक और दिक्कत आती है, जब भी हम कोई चीज को लेना चाहते हैं, कोई भी आदमी एक शिकायत डाल दे, वो जी इस मामले के अंदर थोड़ी सी घूस ली गई है, मामला ठप, इंक्वायरी शुरू, 5 साल तक कुछ नहीं होगा। अब ये सिस्टम ठीक करने की आवश्यकता है। आज जो सेनाओं को चाहिए और जिस तरीके से चाहिए, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत सुधार आया। आज जो वित्तीय पावर जो है इमरजेंसी परचेजेस के लिए सेनाओं को दी गई है, ताकि वो एकदम से उस चीज को मार्केट से खरीद सकें, फर्क पड़ा है। आज हमारी आत्मनिर्भरता के अंदर फर्क पड़ा है। हमारे यहाँ चीजों के ऊपर जोर देकर उनको बनाया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कोशिश की जा रही है कि हम उससे भी अच्छी चीज बना सकें। और ये माहौल रहने से मानकर चलिए सेनाओं का और देश दोनों का बदलाव होगा। मुझे याद आ रहा है कि जब जेटली साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने डिफेंस बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे,
तो मेरे ही सवाल पर हमने उनसे कहा कि जो जितना बजट बढ़ना चाहिए था जिस तुलना में, पिछले की तुलना में उतना बढ़ा नहीं है। तो उनका सीधा सा जवाब था कि या तो आप वन रैंक वन पेंशन ही ले लीजिए या हथियार ही खरीद लीजिए। तो क्या इतना बड़ा लोड है पेंशन का भारतीय सेना पर? देखिए, पेंशन पहले डिफेंस बजट में नहीं थी। बहुत सारे देश ऐसा करते हैं, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर चली जाती है, वो पेंशन का लोड उधर जाता है। डिफेंस पेंशन सिर्फ सैनिक कर्मचारियों की नहीं है, बहुत से इसमें असैनिक कर्मचारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये जो सिविल डिफेंस पर्सनल जो हैं सेना के अंदर, तो एक जवान अगर 18 साल की उम्र का आता, 20 साल की उम्र का आता, 35, 36, 38 साल के अंदर वो वापस चला जाता है। लेकिन जो असैनिक आता है वो 60 साल तक रहता है, पेंशन का लोड बहुत है। तो ये इसका ठीक करना जरूरी है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये पेंशन का जो व्यय है सेनाओं के बजट में रखना चाहते हैं, या आखिर पैसा तो देश का है ना, देश का पैसा है। चाहे उसको आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बोल लीजिए, चाहे उसको सेना बोल लीजिए, बात तो एक ही है। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपको हथियारों के ऊपर रिसर्च करने में, हथियारों को बनाने में, हथियारों को खरीदने में, टेक्नोलॉजी को लाने में आप पैसा बचाकर उस पर डाल सकें। मुझे लगता है कि बातचीत को विराम देना चाहिए। आपको मैंने बहुत थकाया। नहीं, थकाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।